एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 के पार्ट बी की दोस्तों। इसके पहले की वीडियो में आपने इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 पार्ट ए देखा था, जिसमें हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 में लिबरलाइजेशन की बात की थी। लिबरलाइजेशन में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनकी बात हमने की थी। और इस वीडियो में हम आज प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, जिससे हमारी ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं आपसे। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन बहुत कॉमन वर्ड है और आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिससे पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की ओर मूवमेंट होता है। वो चाहे ओनरशिप का हो, चाहे वो शेयर का हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हो। किसी भी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं वो प्राइवेट ओनरशिप में जा रही है या उसका कुछ परसेंटेज जो है वो सेल किया जा रहा है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है, तो ये प्राइवेटाइजेशन में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन refers to any process that reduces the participation of the state or public sector activities of a country. It may result from any one of the following policy initiatives. अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो भी स्टेट और पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन है उसको कम किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है, और इनकी एक्टिविटी को कम करके प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी को या उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ाया जाता है। अब कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट की जाती है, पूरी की जाती है। देखिए, फर्स्ट क्या है, इस तरीके से भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। ए, ट्रांसफ़र ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। जो भी पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज हैं उसको कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, अगर उसकी ओनरशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर की ओर ट्रांसफ़र कर दी जाए तो एक तरीके का प्राइवेटाइजेशन ये है। बी, डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट कैपिटल। डिसइन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ शेयर को जो है वो सेल कर देती है प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट ओनरशिप में। तो इस पूरे प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है प्राइवेटाइजेशन का। सी है entry of private sector industries into the exclusively reserved industries for the public sector। तो दोस्तों, ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है कि जो इंडस्ट्री रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए उसको ओपन कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, तो इसको भी हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। डी है लिमिटिंग द स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की जो लिमिटेशन है उसको डिफाइन कर दिया गया है, और वो उस लिमिट से या तो कम दायरे में काम करे और या तो वो अपने एक्सपेंशन को रोक दे। जो भी पब्लिक सेक्टर एग्जिस्टिंग है उसकी जो एक्सपेंशन कैपेसिटी है उसको रोक दिया जाए कि अब वो आगे एक्सपेंड नहीं कर सकती है, तो इसको भी प्राइवेटाइजेशन हम बोलते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन इन चारों में अगर कोई भी स्टेप गवर्नमेंट ले रही है तो इस प्रोसेस को हम प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस से समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन में रिजल्ट फ्रॉम द डी नेशनलाइजेशन, opening up more industrial areas to private sector and restrictions on the further expansion of public sector। तो अब जो ऊपर ABCD 4 डिफरेंट तरीके आपको बताए गए, ये नीचे उसी का एक कंक्लूजन है कि ये एक तरीके का डी नेशनलाइजेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट की एक्टिविटी जो है वो अपने रोल को कम करती जाती है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए इंडस्ट्रीज़ को ओपन करती जाती है, उसका रोल जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया है जो 1991 के रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, कि पब्लिक सेक्टर को कम करके प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा मोटिवेट करना, उसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना। तो ये प्राइवेटाइजेशन है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया में कैसे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर हम देखेंगे। फॉर पर्पज ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड टू मेथड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो तरीके अपनाए थे। क्या क्या थे आइए देखते हैं। नंबर वन,
सेलिंग ऑफ शेयर्स इन सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द पब्लिक। इसी को हमने डिसइन्वेस्टमेंट कहा था कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, उसके शेयर को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देना, ये डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होता है, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो एक तो तरीका ये है प्राइवेटाइजेशन का इंडिया में। दूसरा क्या, स्ट्रेटजिक सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी। स्ट्रेटजिक सेल के थ्रू अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर, तो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ओनरशिप दी जाती है, किसी इंडिविजुअल को नहीं दी जाती है। तो ये स्ट्रेटजिक सेल कहलाता है। तो इंडिया में ये दो तरीके अपनाए गए थे, ये दो मेथड जो है अडॉप्ट किए गए थे प्राइवेटाइजेशन के लिए। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के शेयर्स को सेल किया गया था, और दूसरा स्ट्रेटजिक सेल, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इंटरप्राइजेस हैं, उसको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के हाथों में जो है वो सेल किया गया था। तो ये दो तरीके इंडिया में अपनाए गए थे। स्ट्रेटजी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अब इंडिया में देखिए टाइम टू टाइम क्या क्या स्ट्रेटजी चेंज हुई है कि 91 में रिफॉर्म्स की पॉलिसी स्टार्ट हुई जिसमें प्राइवेटाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आइए देखते हैं। द मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज यूज्ड ड्यूरिंग 1991 92 टू 98 99, मतलब 91 से लेकर 99 तक, 1991 से 1999 तक इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका अपनाया गया था। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसके शेयर्स को सेल किया गया था। तो ये तरीका 91 से 99 तक इंडिया में अपनाया गया। फिर 99 से 2004 तक आप देख सकते हैं द एम्फेसिस शिफ्टेड टू द स्ट्रेटजिक सेल। फिर स्ट्रेटजिक सेल पर गवर्नमेंट काम करने लगी प्राइवेटाइजेशन के लिए। द गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू ए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो स्टार्टिंग हुई हमारी डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेटाइजेशन में, उसके बाद 99 से 2004 तक हम स्ट्रेटजिक सेल पर आ गए। थर्ड आप देखिए, आफ्टर 2004-2005 द गवर्नमेंट अगेन रिजॉर्टेड मोस्टली टू द मेथड ऑफ सेलिंग ऑफ शेयर्स। While selling shares, the government has retained a majority stake। अब देखिए 2004-2005 से वापस गवर्नमेंट जो है वो सेल करने लगी शेयर्स को, मतलब जो स्ट्रेटजिक सेल था उसको उसने बंद कर दिया, और फिर गवर्नमेंट आ गई वापस जो है वो एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस पर। अब बहुत बर्निंग इशू था स्टार्टिंग में, प्राइवेटाइजेशन के विरोधी बहुत सारे लोग थे जो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया और कुछ समय बाद पूरी कंट्री में दो अलग अलग ग्रुप पैदा हो गए। एक वो लोग थे जो प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते थे, और दूसरे वो लोग थे जो प्राइवेटाइजेशन को अपोज करते थे। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है, बीइंग अ इकोनॉमिस्ट, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ईमानदारी से जो है आकलन करें कि अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, तो उसके जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। और यही एडवांटेज जो है वो ऐसे लोग आर्गूमेंट में यूज़ कर रहे थे जो प्राइवेटाइज को फेवर कर रहे थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो इसको अपोज कर रहे थे, जो इसका फेवर नहीं कर रहे थे, वो लोग जो है अपना आर्गूमेंट अलग दे रहे थे। तो हम यहाँ वन बाय वन बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं जो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में लोग हैं उनका क्या आर्गूमेंट होता है। वो लोग पहला आर्गूमेंट ये देते हैं कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ड्यू टू ओनली पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज प्राइवेटाइजेशन शुड बी कंटिन्यू। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, उनका परफॉर्मेंस दिनों दिन और ज़्यादा पुअर होता जा रहा था, उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, और वो एक वाइट एलिफेंट प्रूफ हो रहे थे। ये पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी। तो इतना बड़ा डेफिसिट जो है, इतना भारी भरकम घाटा जो है वो गवर्नमेंट लंबे समय तक बियर नहीं कर सकती। तो ऐसे लोग जो प्राइवेटाइजेशन को फेवर करते हैं वो कहते हैं कि ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। अगर ये इंटरप्राइजेज जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर में रहेगी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, उनका जो है प्रॉफिट मोटिव जो है गोल होता है, तो इसलिए इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। नंबर 2 आर्गूमेंट है उनका राइजिंग बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी बात हम लोगों ने पहले भी की थी कि गवर्नमेंट का लगातार जो है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, उसकी जो रिसिप्ट थी वो कम होती जा रही थी।
तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, जिसके लिए अब ये कहा जाने लगा कि अब जो है प्राइवेटाइजेशन को करना चाहिए। और थर्ड है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो COR जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पर यूनिट आउटपुट पर लगने वाला कैपिटल, पर यूनिट आउटपुट पर कितना कैपिटल जो है वो लगेगा, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। मान लीजिए आपको एक मोबाइल बनाने में 5000 रुपीज़ लगाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो 5000 होगा कि एक यूनिट किसी भी प्रोडक्शन के लिए, एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितना उस पर कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो हुआ करता है, जिसकी वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उनको स्कोप मिलना चाहिए। तो ये 3 आर्गूमेंट हैं जो प्राइवेटाइजेशन के लोग फेवर में हैं, जो अपने फेवर में बोलते हैं वो। और ऐसे लोग जो प्राइवेटाइजेशन का अपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट हैं, उनका क्या आर्गूमेंट है देखते हैं। उनका पहला आर्गूमेंट है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ, कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो इससे ग्रोथ जो होगी कंट्री की वो अनबैलेंस होगी, बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं होगी। मतलब कि इकोनॉमी के कुछ सेक्टर तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं, बाकी एरियाज में वो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक अनबैलेंस क्रिएट होगा, एक जो है डिस्पैरिटी क्रिएट होगी, गैप क्रिएट होगा, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। सेकंड उनका आर्गुमेंट है एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लोग प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को अपोज कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जब होगा तो उससे जो है कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, और कैपिटल एक्यूमुलेशन जब होगा तो कुछ लोगों के लिए तो अच्छा है, वो कुछ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनके ऊपर प्राइवेटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड कहते हैं वो लेस स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए तो पब्लिक सेक्टर ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और पब्लिक सेक्टर नहीं, गवर्नमेंट का उसमें इंटरेस्ट होता है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कंट्री में नहीं हो पाएगा। और फोर्थ वो कहते हैं ग्रोथ ऑफ मोनोपोली। ग्रोथ ऑफ मोनोपोली का मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन जब किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी मोनोपोली हो जाएगी इकोनॉमी में, और वो अपने अकॉर्डिंग फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, वेज, ये सब कुछ डिसाइड करना शुरू कर देंगे। तो उनकी मोनोपोली ना हो, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं नवरत्नास की। नवरत्न एक ऐसा कॉन्सेप्ट था दोस्तों जिसे गवर्नमेंट ने 1996 में एक स्टेटस के रूप में यूज़ किया था, कि ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो लगातार गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे रही थी, जिनका वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ऐसी कंपनीज को, ऐसी PSUs को गवर्नमेंट ने स्टेटस दिया नवरत्न। नवरत्नास जो हैं स्टार्टिंग में 9 थे दोस्तों, बाद में इनके नंबर्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ती गई और वो बाद में 16 तक हो गए। तो ये नवरत्न हैं जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लिया था कि ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो लगातार प्रॉफिट दे रही हैं गवर्नमेंट को, जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो उनको गवर्नमेंट ने ज़्यादा ऑटोनोमी दी, उनको ज़्यादा फ्रीडम दिया, ऐसी कंपनीज को नवरत्न बोला गया। ये 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ था, इनकी संख्या पहले 9 थी, बाद में ये 16 तक हो गई। और कुछ एग्जाम्पल ऐसी कंपनीज़ के जो हैं जैसे HPCL हो गया, BPCL, भेल, MTNL, ये सारे कंपनीज थी इस तरह की जिनको गवर्नमेंट ने नवरत्नास बोला। नेक्स्ट है महारत्न। ये महारत्न दोस्तों नवरत्न से भी एक स्टेप आगे है। The government has come one more step forward to grant the Maharatna status to those Navratna companies
which shows better performance. 8 public sector enterprises have been granted the Maharatna status so far. और 8 कंपनीज ऐसी थी जिनको जो नवरत्न थी आउट ऑफ 16, जिनको गवर्नमेंट ने उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और स्टेटस अच्छा दिया, उसको बोला महारत्न, कि ये गवर्नमेंट के लिए महारत्न जैसी हैं, ये कंट्री के लिए महारत्न जैसी हैं। और वो 8 कंपनीज थी जिसमें थी एनटीपीसी, आईओसी, गेल, सेल, ओएनजीसी, इस तरह की कंपनीज थी जिनको महारत्न कहा गया। मिनी रत्नाज, अब नवरत्न के आधार पे ही मिनी रत्न की भी बात की गई कि ऐसी कंपनीज कुछ थी जो गवर्नमेंट को थोड़ा कम प्रॉफिट देती थी लेकिन प्रॉफिट दे रही थी, जिनकी प्रोडक्टिविटी ठीक थी, तो उनको गवर्नमेंट ने मिनी रत्न कहा, मिनी रत्न। The government has also granted financial and operation autonomy to some other profit-making PSUs. These are categorized as mini रत्न। इनको और ज़्यादा फ्रीडम दिया गया फाइनेंशियल और ऑपरेशनल। The granting of status resulted in better performance of these companies. इनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सके, ये और अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकें, इसलिए उनको ये स्टेटस दिया गया और ये फ्रीडम और ऑटोनोमी दी गई। तो ये था नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये बहुत आज की तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो चुका है। सारा इंटरनेशनल लेवल पर सारे वर्ड जो हैं वो ग्लोबलाइज हो चुके हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी कंट्रीज चल रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन भी एक प्रोसेस है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि लिबरलाइजेशन की बात करें, प्राइवेटाइजेशन की बात करें या ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ये सब प्रोसेस हैं। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक इंटीग्रेशन प्रोसेस है जो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को इंटीग्रेट करता है, वर्ल्ड की सारी कंट्री को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ये प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन। एक ही ग्लोब पर सारी कंट्री दिख रही है, कहीं कोई बैरियर नहीं है, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कहीं कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, सब कंट्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि ट्रेड इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, वो ग्लोबलाइजेशन का सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा प्रोसेस माना जाता है एक दूसरे कंट्री को कनेक्ट करने के लिए। तो देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है यहाँ पर। ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट्स द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड मार्केट। इट इज़ ए इंटीग्रेशन प्रोसेस among the countries of the world. It implies interaction of the economy relating to production, trading, and financial transaction with other countries of the world. There are two important factors that have enabled the process of globalization of the Indian economy. अब देखिए, यहाँ ट्रेड की ही बात की जा रही है कि प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है ये ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और यहाँ पर अगर बात करें, देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो दो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुई? पहला तो ये है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और दूसरा है लिबरलाइजेशन। कि इन दो वजहों से जो है इंडिया को मौका मिला ग्लोबलाइज होने का, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट होने का। WTO, अब इस प्रोसेस में जब हम LPG की बात कर चुके हैं तो कुछ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट करने में बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले किया था। WTO का काम ही यही था कि इंटरनेशनल ट्रेड में आने वाले बैरियर्स को मिनिमाइज़ करना, बैरियर्स को रिमूव करना, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड से रिलेटेड जो हैं, जो डिस्प्यूट हैं उसको सॉल्व करना, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लीगल लॉज जो हैं वो बनाना। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रमोट करने के लिए और बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको WTO बोला गया था।
WTO 1995 से काम करना शुरू किया। 1 जनवरी 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था और इंडिया जो है इसका फाउंडर मेंबर था। ये हमें याद रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मेंबर जो है वो इंडिया था और जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पर WTO का हेडक्वार्टर है। और पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं 164 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर हैं। जितनी भी कंट्रीज़ हैं आज इंटरनेशनल लेवल पर या वर्ल्ड में, उसमें से 164 कंट्रीज़ जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। और ये जो मेंबर कंट्रीज़ होते हैं इनको WTO के रूल्स और रेगुलेशंस को मानना पड़ता है, वो बाउंडेड हैं। और अगर वो उस रूल को ब्रेक करते हैं, उनके लॉस को नहीं मानते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है वो WTO एक्शन लेता है। तो WTO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की तारीख में, जबकि पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो चुका है। इसके फंक्शंस क्या हैं? मेन फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिए क्या क्या हैं, यहाँ 1 बाई 1 फिर भी आप देखेंगे। नंबर 1 इसके फंक्शन टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 2 टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। टैरिफ दोस्तों आपको पता है कि टैरिफ क्या होता है। जब हम किसी कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी इम्पोज की जाती है उसी को हम टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ की वजह से जो प्राइस है वो गुड्स के बढ़ जाते हैं। तो कंट्रीज़ बहुत यूज़ करती थी बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO। इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ अगर अपने ट्रेड के वॉल्यूम को कम करना चाहती, अगर ट्रेड को मिनिमाइज़ करना चाहती, तो वो टैरिफ लगा देती थी, टैरिफ बढ़ा देती थी, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाती थी और इम्पोर्ट कम हो जाता था। लेकिन WTO के आ जाने के बाद से अब ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं कि WTO का काम ही यही है कि जो टैरिफ वाले बैरियर्स हैं, जो नॉन टैरिफ वाले बैरियर हैं, उनको कम किया जाए। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? कोटा। कोटा भी इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है कि क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है कंट्रीज से। अगर हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम टैरिफ नहीं लगाएंगे उस पर, लेकिन हम क्वांटिटी फिक्स कर देंगे कि हम पर्टिकुलर किसी कंट्री से किसी पर्टिकुलर गुड्स की इतनी क्वांटिटी ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फिक्स कर दिया कि हम चाइनीज़ मोबाइल जो है वो 10,000 चाइनीज़ मोबाइल ही इंपोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, तो ये क्वांटिटी फिक्स को, इसको हम बोलते हैं कोटा। ये नॉन टैरिफ बैरियर है। तो WTO का ये काम है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को मिनिमाइज करना। थर्ड है सीकिंग टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स। अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो सॉल्व होता है WTO के लेवल पर। WTO उसको सॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट है टू इस्टेब्लिश ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। रूल बेस्ड ट्रेडिंग, इंटरनेशनल पर रूल्स रेगुलेशन बने हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड होगा। किसी एक की मोनोपोली नहीं हो सकती है, कहीं कोई चीटिंग नहीं हो सकती इंटरनेशनल ट्रेड में। इस तरीके की व्यवस्था जो है वो WTO की जिम्मेदारी होती है। WTO aims at conducting the international trade among the member countries in an open, uniform and non-discriminatory manner। कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए ट्रेड में कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, ओपन मार्केट होना चाहिए, मार्केट तक एक्सेसिबिलिटी हर कंट्री की होनी चाहिए इंटरनेशनल पर। ये सारे काम जो हैं वो WTO के होते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन की, कि LPG की जो पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की 1991 में, उसका क्या इफ़ेक्ट रहा इंडियन इकोनॉमी पर। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो चीज़ें हुई हैं उसका क्या परिणाम रहा हमारी इकोनॉमी पर। तो LPG का जो रिजल्ट रहा है वो मिक्स रहा है, मिला जुला परिणाम रहा है। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं इकॉनमी पर और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे कि LPG का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा और क्या निगेटिव इम्पैक्ट रहा। तो हम पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं आपसे कि क्या LPG का पॉजिटिव
इम्पैक्ट रहा है इकॉनमी में। पहला जो कंट्रीब्यूशन एलपीजी का देखने को मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है, वो है हायर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। कि एलपीजी की पॉलिसी या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने से हमारी कंट्री की जीडीपी जो है वो बढ़ गई। पहले हम लोगों ने जब बात की थी बिफोर 90s तक की जब हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की या नेशनल इनकम की, उसको हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से बोला गया था। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गया और जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो हमें 8% तक मिलती है। जो पहले 3 to 4% होती थी, अब वो 8% तक पहुँच गई है। तो ये माना जाता है कि इसके पीछे जो है वो एलपीजी का ही रोल है। तो हायर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, इफेक्ट है। दूसरा, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर 91 के बाद से लगातार अपने रोल को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता जा रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है कि सर्विस सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ कंट्री में वो बढ़ रही है और इनका शेयर जीडीपी में बढ़ रहा है। 91 में इनका शेयर जो था वो 40.5% था, जो 2015-16 तक आते आते 53% हो गया। और आज की तारीख की बात करें तो 63% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का हो गया है इंडियन इकोनॉमी में। तो ये कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर एक और पॉजिटिव इफेक्ट रहा है एलपीजी का। थर्ड है इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई बहुत तेज़ी से बढ़ा है कंट्री में, और ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम डाटा देखते हैं कि 1991 में जो हमारे यहाँ एफडीआई था वो था 100 मिलियन यूएस डॉलर। 100 मिलियन यूएस डॉलर 1991 में हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो 2017-18 तक आते आते 52.4 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 100 मिलियन यूएस डॉलर से हम 52.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है एलपीजी का। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग। ये कहा जाता है कि एलपीजी ने या एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने सबसे ज़्यादा अगर स्कोप अपॉर्चुनिटी पैदा की है तो वो आउटसोर्सिंग के लिए। आउटसोर्सिंग आपको पता है कि जब हम किसी काम को दूसरी कंट्री से करवाना चाहते हैं या कोई बाहर की कंट्री हमसे करवाना चाहती है अदर देन डोमेस्टिक सोर्सेज, जब हम बाहर के सोर्सेज को हायर करते हैं किसी काम के लिए तो उस प्रोसेस को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। और इसलिए कोई कंट्री ऐसा करती है, मान लीजिए अमेरिकन कंपनी है, वो इंडिया से जो है वो एनालिटिकल कार्य करवा रही है, यहाँ अच्छे अकाउंट के जानकारी वाले लोग हैं, यहाँ अच्छे जो हैं वो कैलकुलेशन वाले लोग हैं जो अकाउंट्स का काम अच्छे से कर सकते हैं। तो उनसे अगर वो इतना पेपर वर्क करवा रही है तो उसकी कॉस्ट उनको कम पड़ रही है, तो वो अपने यहाँ नहीं करवाएंगे, वो इंडिया से करवाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी कंट्री में जॉब की अपॉर्चुनिटी और बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और बढ़ती है। तो एलपीजी का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी देखा जा गया है कि आउटसोर्सिंग बहुत बढ़ी है इंडिया में। बाहर की कंट्रीज़ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके जो है हमारे यहाँ से बहुत सारे काम करवा रहा था, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज से, हमारे यहाँ के ह्यूमन पावर से। तो इस तरीके से आउटसोर्सिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा एम्प्लॉयमेंट पर। तो आउटसोर्सिंग जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट है एलपीजी का। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी एलपीजी के पहले की सिचुएशन जो थी कि हमारा फॉरेन स्टॉक रिज़र्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो कम होता गया, ख़त्म होने की स्थिति में आ गया था। लेकिन एलपीजी पॉलिसी और रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है ये वापस रिकवर होना शुरू कर दिया। और जहां 1991 में 6 बिलियन यूएस डॉलर था, केवल 6 बिलियन यूएस डॉलर था, वो 2018 तक आते आते 424.5 यूएस बिलियन डॉलर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त उछाल है कि हमारा फॉरेन रिज़र्व, एक्सचेंज रिज़र्व जो है वापस वो भरना शुरू हो गया और आज हम अच्छी स्थिति में हैं, हमें कहीं फॉरेन एक्सचेंज की कोई क्राइसिस नहीं है। इंक्रीज इन शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड में
हमारा शेयर इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा है, ये भी माना जाता है एलपीजी का एक पॉजिटिव इफेक्ट, कि ये 1990 में 0.6% था केवल। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था, जो शेयर था इंटरनेशनल ट्रेड में, वो 0.6% था, और 2016 तक आते आते ये 2.2% हो गया। तो ये एलपीजी का पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा रहा है। तो ये सारे जो इफेक्ट थे, ये एलपीजी के पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में थे। अब हम बात करते हैं कुछ निगेटिव इफेक्ट के बारे में, कि एलपीजी के कुछ निगेटिव इफेक्ट भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव इफेक्ट ही आए हैं। निगेटिव इफेक्ट क्या हैं? पहला निगेटिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो बहुत डिबेट किया गया इस पर, कि इग्नोरेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एलपीजी या रिफॉर्म्स की पॉलिसी जो है वो एग्रीकल्चर को बहुत इग्नोर किया, निगलेक्ट किया है इस रिफॉर्म्स पॉलिसी ने एग्रीकल्चर को। डेवलपमेंट हुआ, जीडीपी बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इनसे अनटच्ड रहा, इसके ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ा। उसके पीछे क्या आर्गूमेंट दिया जाता है, देखिए। पहला आर्गूमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ कम डाउन। जो इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट है, वो एग्रीकल्चर में लगातार कम होता आया है। तो ये एक निगेटिव इफेक्ट रहा है, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हुई है। दूसरा है, सब्सिडीज ऑन इनपुट्स हैव बीन रिड्यूस्ड विथ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। इंडियन फार्मर्स फेल टू फेस ग्लोबल कंपटीशन। जो इनपुट सब्सिडी है वो भी लगातार कम होती रही है, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो प्राइस है वो काफ़ी हाई रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहा है, और हमारे फार्मर जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन में कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। तो ये एक दूसरी वजह बताई जाती है। थर्ड रीज़न जो है, फार्मर्स हैव शिफ्टेड देयर प्रोडक्शन फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स। दिस हैज़ क्रिएटेड द स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अब एलपीजी का एक बड़ा असर हुआ, जबकि फार्मर्स का इंटरेस्ट जो है वो मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन पे हो गया। अब वो ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहता है जिसकी मार्केट में डिमांड होती, जो मार्केट में आसानी से सेल हो जाती। तो अब वो फूड ग्रेन से जो कैश क्रॉप्स पे आ गए, अब वो कमर्शियल फार्मिंग करने लगे। तो ये कहा गया कि इससे धीरे धीरे क्या हुआ, कि फूड ग्रेन्स जो है उसकी स्कैर्सिटी पैदा हो सकती है। तो इन वजहों से ये कहा गया कि एग्रीकल्चर पर एलपीजी का निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। सेकंड क्या है निगेटिव इफेक्ट के फेवर में लोग जो बोलते हैं, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट लो हुई है। इसके पीछे वो क्या आर्गूमेंट करते हैं? पहला आर्गूमेंट उनका है, चीपर इंपोर्ट्स रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। देखिए, दो बात यहाँ पर कही गई। पहला कह रहे हैं कि चीपर इंपोर्ट्स रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, उनको जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे उसकी डिमांड कम कर दी गई। क्यों? क्योंकि बाहर से हमें और ज़्यादा सस्ता सामान मिल रहा था, तो इम्पोर्ट्स हमारा वहाँ से होता था, बाहरी कंट्रीज से। तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। दूसरा कह रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट। तो हमारे यहाँ प्रोड्यूसर जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोड्यूसर हैं उनसे कंपटीशन में आ गए, कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया, और हमारे यहाँ के लोग उनके आगे टिक नहीं सके। सेकेंड, India still does not have access to the markets in developed countries. This is due to high non-tariff barriers imposed by developed nations. बाहर की कंट्री को तो हमारे यहाँ बहुत फ़ायदा मिला कि उनको एंट्री मिल गई, वो हमारे यहाँ के मार्केट उनके लिए एक्सेसिबल हो गए। लेकिन इंडियन प्रोड्यूसर के लिए बाहर की कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, वहाँ की मार्केट अभी भी एक्सेसिबल नहीं रही। और उसकी वजह क्या थी? नॉन टैरिफ बैरियर्स। वो नॉन टैरिफ बैरियर, जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर बाद की थी, कि उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा था कि इससे ज़्यादा हम इस कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो नॉन टैरिफ बैरियर की वजह से हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिला मार्केट एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कहा गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है हमारे यहाँ लो हुई है। थर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है अभी आप समझ गए डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी पर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगा था कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी जिसको औने पौने दामों में सरकार ने बेच दिया। जिस कंपनी की कीमत इतनी ज़्यादा थी उसको ज़्यादा दाम पर बेचा जा सकता था, लेकिन उसको भी
वजह कुछ भी रही हो, बहुत सारी वजह बताई जाती हैं, लेकिन हमें उन वजहों पे नहीं जाना है। करप्शन, रिलेटिव्स को सेल कर देना, अप्रोच लगा देना, हाई लोगों के बीच में उसको, जो कुछ ऐसे लोग थे जिनकी पहुंच ऊपर तक थी उनको सेल कर देना कंपनी को, ये सारी वजह है। लेकिन हम वजह पर नहीं जाते, हम केवल इकोनॉमिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट जो किया गया इंडिया में, उससे गवर्नमेंट को लॉस ये हुआ था कि उससे गवर्नमेंट को और ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकती थी, लेकिन उसने औने पौने दाम पर उसको सेल कर दिया, तो वो पॉलिसी भी अच्छी नहीं मानी गई, निगेटिव इफेक्ट माना गया एलपीजी का। नेक्स्ट, जॉबलेस ग्रोथ। ये बहुत बर्निंग कॉन्सेप्ट रहा है जॉबलेस ग्रोथ का, और बहुत इस पे चर्चाएं चली हैं कि 1991 के बाद से जो इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसने ग्रोथ तो दिया लेकिन जॉब नहीं क्रिएट की। जिस हिसाब से जीडीपी, जिस हिसाब से नेशनल इनकम कंट्री की जिस रेट से बढ़ रही थी, उस रेट से जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ी। तो ये जो है, ये पॉलिसी लोगों को जॉब देने में फेल रही है, तो ये एलपीजी का निगेटिव इफेक्ट माना जाता है, जॉबलेस ग्रोथ। और नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ प्रोसेस। अनबैलेंस ग्रोथ प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट हो गया और बाकी एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो ये जिसको कहा जाता है कि हमारा देश एक तरफ इंडिया, एक तरफ भारत। इंडिया जो है वो पार्ट है जहाँ डेवलपमेंट हो चुका है, और भारत जो है वो देश का वो पार्ट है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये अनबैलेंस ग्रोथ प्रोसेस क्रिएट किया है इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने, ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो वहीं कंसंट्रेट हुई हैं जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल जो डेवलपमेंट के थे वो थे पहले से, बाकी एरिया जो है वो अनटच रहे, तो इससे अनबैलेंस ही क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों, ये जो था हमारा पार्ट बी था जिसमें हमने प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। तो अब ये सीरीज़ हमारी यहाँ पर पूरी होती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका जवाब हम देंगे, हमें अच्छा लगेगा। और जल्दी ही आपको हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।